पर स्क्रीन शो हो रही है आपकी? हो रही है सर। ओके, आप में से कोई बताए मुझे कौन कौन से पेपर दिखाई दे रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय संबंध और ओके प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। ओके, ये भी बता दीजिए मुझे कि पहला पेपर कौन सा, सेकंड पेपर कौन सा है? पहला वो है प्रमुख पाश्चात्य। प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक, ठीक है। इंग्लिश में इसको जो पुस्तक हमारे जिस नाम से है, पेपर जिस नाम से, उसका नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, और सेकंड बुक जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन, दोनों आपके सामने है। अगर हम इसके सिलेबस की तरफ नजर लगाएं तो आप अभी देखेंगे इसमें किस तरह से इसका सिलेबस है। ये हमारी पहली बुक, पहले पेपर की। इसकी यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है प्लेटो का आदर्श राज्य, न्याय एवं दार्शनिक राजा। फिर पढ़ना है हमें अरस्तु वैज्ञानिक पद्धति, क्रांति एवं राज्यों का वर्गीकरण। ये यूनिट फर्स्ट है पहले पेपर की। प्लेटो का नाम आप में से कितने लोगों ने सुना है? मैं जानना चाहता हूँ पहले तो। आपने सुना है किसी ने प्लेटो का नाम? जी जी सर। ओके, कौन था प्लेटो? नहीं पता ना, खाली नाम सुना है। चलिए, जी सर। ये महाशय, ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के अंदर राजनीति विज्ञान के बारे में सबसे शुरुआती जो हमें अध्ययन पढ़ने को मिलता है, या शुरुआती जो भी हम अध्ययन करने जा रहे हैं या करते आए हैं, उसमें प्लेटो का बड़ा रोल रहा है। प्लेटो की वजह से ही राजनीति विज्ञान का हम एबीसीडी शुरू कर पाए हैं। ये यूनान में जन्मे थे, जिसको ग्रीस कहा जाता है, और इनके द्वारा जो दी गई थ्योरी थी कि एक राज्य कैसा होना चाहिए, तो राज्य पे उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि राज्य का स्वरूप आदर्शवादी होना चाहिए, और उसका जो राजा होता है वो दार्शनिक और न्यायप्रिय होना चाहिए। अब इस पहले यूनिट के जो चैप्टर है उसमें उसने ये बताने का प्रयास किया है कि एक आदर्श राज्य क्या होता है, और एक दार्शनिक राजा एवं उस राज्य की न्याय व्यवस्था कैसी होती है। जब ये पाठ पूरा कर लेंगे तो अगला पाठ है अरस्तु, जिनको अरिस्टोटल भी कहा जाता है। उन्होंने राजनीति विज्ञान के वैज्ञानिक पद्धति को पढ़ाने पर जोर दिया है। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जो वैज्ञानिक पद्धति है, या जो हम आज की तारीख में जिस तरह से राजनीति विज्ञान को पढ़ते हैं, वो एक वैज्ञानिक पद्धति भी कही जाती है। ये अरस्तु की देन है। अरस्तु ने अपने इसी चैप्टर में क्रांति का उल्लेख किया है और राज्यों का वर्गीकरण किया है। उसने बताने का प्रयास किया है कि राज्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न पत्र होगा उसमें हमें प्लेटो और अरस्तु दोनों को पढ़ना है। फिर इस तरह से यूनिट सेकंड शुरू होगी आपकी। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ट्रांसलेशन साथ में अटैच, प्लेटो आइडियल स्टेट, जस्टिस एंड फिलोसोफर की। यूनिट सेकंड की तरफ अगर हम जाएंगे तो आप देख रहे हैं नंबर 3 पर हमारे जो विद्वान आने वाले हैं उनका नाम है संत थॉमस एक्विनास, और उसके बाद हमें पढ़ना है मैकियावेली। ठीक है, ये अगले चरण में यूनिट 2 के अंदर संत थॉमस एक्विनास और मैकियावेली, ये भी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक हैं, विचारक हैं, इनको हमें पढ़ना है। यूनिट 3 में जब हम आएंगे, यूनिट 3 के अंदर हमारे पास है पढ़ने के लिए आदर्शवाद, व्यक्तिवाद। ये यूनिट 3 के अंदर दो बड़े पार्ट हैं, इनको हमें पढ़ना होगा। इंग्लिश में इनको कहते हैं आइडियलिज्म और इंडिविजुअलिज्म। यूनिट 4 पर अगर हम आते हैं, अराजकतावाद और फांसीवाद। यूनिट 4 के दो बड़े पार्ट हैं ये, जो हमें पढ़ने रहेंगे पेपर फर्स्ट के अंदर। यूनिट 4 के इन दोनों पार्ट का अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आप लोगों के लिए है, इसको आप देख सकते हैं। और यूनिट 5 समाजवाद पढ़ना है, राष्ट्रवाद पढ़ना है। ठीक है, समाजवाद को इंग्लिश में सोशलिज्म कहते हैं और राष्ट्रवाद को अंग्रेजी में नेशनलाइज कहते हैं। अगर आप थर्ड ईयर की बुक्स पढ़ना चाहें, इनसे संबंधित जितने पार्ट हैं, तो इसमें कुछ लेखक हैं, उनकी बुक्स में सजेस्ट करना चाहूंगा आपको। जैसे डॉक्टर इकबाल नारायण है, राजनीति शास्त्र के सिद्धांत, इनकी बुक का नाम है। फिर डॉक्टर MP शर्मा है, आधुनिक राजनीति के विभिन्न वाद।
ठीक है, ये थी हमारी पहली बुक जिसका नाम था पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक एवं विचारधाराएं। अब अगली बुक है हमारे पास में, पेपर सेकंड है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन। ये थर्ड ईयर में सेकंड बुक के रूप में है जो हमें पढ़नी होगी। अगर आप इसकी सिलेबस पर नजर डालना चाहेंगे तो इसकी इकाई फर्स्ट हम देखेंगे 1945 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े विकास। ठीक है, 1945 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े विकास। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि इकाई फर्स्ट में 1945 शब्द का उल्लेख क्यों हुआ है, इससे क्या हम समझना चाहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान होगा पूरी दुनिया ने दो बड़े वर्ल्ड वॉर देखे हैं। ठीक है, जिसको प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से हम जानते हैं। पहले का समयकाल जो रहा 1914 से लेकर 18 तक का, और सेकंड का जो समयकाल रहा है वो 1939 टू 44। 1944 में सेकंड विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, और हम में से हर कोई जानता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर कैसे समाप्त हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ जब अमेरिका ने जापान पर बम फेंक दिया, जिसको हम दुनिया के अंदर एटम बम के नाम से जानते हैं। पहली बार पूरी दुनिया ने एटम बम को देखा, और उस परमाणु बम की वजह से जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी दोनों में लाखों की संख्या में लोग मारे गए। उसके बाद पूरी दुनिया के लोगों ने मिलकर के डिसाइड किया, पूरी दुनिया के जितने बड़े बड़े राजनीतिक जो शासन के पदाधिकारी थे, उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा कुछ करें जिससे दुनिया को तीसरा विश्व युद्ध नहीं देखना पड़े। तो इसलिए इकाई फर्स्ट के अंदर जब आप वैश्विक स्तर पर दुनिया भर के देशों के संबंधों का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले 1944 के बाद 1945 में जो एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया, और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ साथ में परमाणु बम के बाद से जो पूरी दुनिया के अंदर एक नए प्रकार की राजनीति का प्रारंभ हुआ, ये हमें यहाँ पढ़ना होगा इकाई फर्स्ट के अंदर। इसलिए हमारा जो पहला पार्ट है उसका नाम भी 1945 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़े विकास रखा गया है। इसी इकाई एक के अंदर हमें शीत युद्ध भी पढ़ना है, जिसको कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। हम सब जानते हैं शीत युद्ध किनके मध्य हुआ था, बताएगा कोई? शीत युद्ध के बारे में सुना पहले? नहीं सुना? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ आपको। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया के अंदर दो ही बड़ी महाशक्तियां रह गई थी। जापान और दुनिया के तमाम जो देश थे जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर को शुरू करने में अपनी भूमिका अदा की थी, वो सरेंडर हो गए थे। एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ सोवियत संघ था। सोवियत संघ जिसका सबसे बड़ा देश रशिया, जिसको रूस हम कहते हैं, वो आज अस्तित्व में है। बाकी सभी देश अलग अलग होकर के अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना चुके हैं। तो जब अमेरिका ने जापान पर बम गिराया तो ये पूरी दुनिया के लिए आश्चर्य का विषय था। ये बात तो सही है कि ये जापान को एक तरह से सरेंडर कराने के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था, लेकिन जैसे ही बम गिरा तो दुनिया भर के जितने देश थे वो उनके होश उड़ गए। उनको लगा कि ये तो बड़ी ताकत अमेरिका ने अर्जित कर ली है और अब हम कहाँ खड़े हैं। तो बाकी देशों का तो इतना अस्तित्व मजबूत नहीं था, लेकिन सोवियत संघ उन दिनों बहुत सक्रिय था। तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध आपस में शुरू हो गया। मतलब इसमें किसी प्रकार के हथियार इस्तेमाल नहीं हुए, आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई, बस एक दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये देश नीचा दिखाने लगे या फिर एक दूसरे के सम्मुख अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करने लगे। इसलिए इसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। बाकी डिटेल तो हम लोग पढ़ेंगे, अभी आज इंट्रोडक्टरी इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। इस यूनिट में हमें दितांत पढ़ना है, फिर शीत युद्ध पढ़ना है और अहिंसात्मक आंदोलन। ये तीनों इंटीग्रेटेड है। दितांत का मतलब ये है कि शीत युद्ध के बाद में जब धीरे धीरे इन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के पहल के माध्यम से जो इनमें शांति स्थापित हुई, इस शीत युद्ध को थोड़ा सा विराम मिला, उस पूरी प्रक्रिया को, उस दौर को दितांत कहा जाता है। शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ, शीत युद्ध किस प्रकार से दोनों जो बड़े संगठन थे उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और सोवियत संघ, उनके मध्य किस प्रकार का वाक युद्ध चला था, ये इसमें हम पढ़ेंगे। और इसी दौर में अहिंसात्मक आंदोलन की भूमिका क्या रही, ये भी हम देखेंगे। ये इकाई एक को हम देख रहे हैं अभी सेकंड बुक के अंदर। इसी के चैप्टर में हमें पढ़ना है नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रम, उत्तर दक्षिण और दक्षिण दक्षिण संघात, यूरोपीय इकोनॉमिक समुदाय। देखिए, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया ने इस बात पे फोकस किया कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, हमें तरक्की और विकास की तरफ बढ़ना होगा।
तो दुनिया में ये भी हमें जानना पड़ेगा कि जब वर्ल्ड वॉर हुए थे उस दरमियान दुनिया के अंदर दो प्रकार के समूह बन गए थे, दो ग्रुप बन गए थे, जिसको हमने सुना था या जाना था, जिसको नाम दिया हमने मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। तो ये मित्र राष्ट्र ध्रुवीय राष्ट्र का जो सिरा था, ये दोनों पूर्व पश्चिम थे, दोनों का आपस में द्वंद्व बहुत ज्यादा था। लेकिन जब ये तय हुआ कि अब एक नई दुनिया की तरफ बढ़ना है, तो ये जो देश थे, इन देशों के मध्य बायलिटरल टॉक, द्विपक्षीय वार्ता शुरू हुई, इनके मध्य आपस में समन्वय स्थापित होना शुरू हुआ। तो ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाले जो देश थे उनके मध्य, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने वाले देशों के मध्य जो संवाद शुरू हुआ उसको उत्तर दक्षिण संवाद के नाम से जानते हैं। और जो दक्षिणी गोलार्ध, धरती का जो दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, उसमें पड़ने वाले जितने भी देश है उनके मध्य आपस में जो कोलैबोरेशन डेवलप हुआ उसको दक्षिणी दक्षिण संवाद के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोपीय इकोनॉमिक समुदाय, ये हमें पढ़ना है। दुनिया के अंदर हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा राज अगर किसी महाद्वीप ने किया है तो उसका नाम यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप के जितने देश हैं, खास करके ब्रिटेन जिसने पूरी दुनिया पर राज किया है, तो इनका जो पूरा की पूरा सिस्टम है वो इकोनॉमिक स्तर पर किस तरह से काम करता है, इन देशों का जो संगठन है, उनके काम करने का तरीका और उनका 1945 से लेकर अब तक किस तरह की व्यवस्था रही है, हमें इसमें पढ़नी है। ये इकाई फर्स्ट है। इंग्लिश, जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ट्रांसलेशन साथ में अटैच है। मेजर डेवलपमेंट्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिंस 1945, कोल्ड वार, डितान, पोस्ट कोल्ड वार एंड नॉन अलाइन मूवमेंट, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नॉर्थ साउथ एंड साउथ साउथ डायलॉग, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। हम इकाई 2 की तरफ चलेंगे। इकाई 2 की तरफ आप देखेंगे, हमें पढ़ना है संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन और कार्य, निरस्त्रीकरण, प्रमुख वैश्विक संधियां, एनपीटी, साल्ट, स्टार्ट, आईएनएफ, सीटीबीटी। अब ये 1945 में जैसे ही जापान के ऊपर बम पड़ता है, जापान जिस तरह से सरेंडर करता है, तो दुनिया भर के देश मिलकर के यूएनओ की स्थापना करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं और हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से उसे जाना जाता है। तो इस संगठन का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के अंदर है। ये किस तरह से काम करता है, इसके संगठन में कौन कौन से पार्ट हैं, ये हमें पढ़ना है। संयुक्त राष्ट्र संघ बनने के बाद दुनिया भर में जो हथियारों की होड़ शुरू हुई थी उसको कम करने के लिए क्या क्या प्रयास हुए। विभिन्न देशों ने आपस में ट्रीटीज की, संधिया मतलब आपस में समझौते किए कि वो किसी प्रकार की होड़ को बढ़ावा नहीं देंगे। उनको निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया में एक बड़ा माध्यम भी माना गया है। ये हमें इसमें पढ़ना है इकाई 2 के अंतर्गत। कुछ प्रमुख वैश्विक संधियां हुई जिनके नाम है एनपीटी, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका डिटेल में आपको बताऊंगा अगली क्लास में। दूसरी संधि का नाम है साल्ट, SALT, फिर स्टार्ट, फिर INF और CTBT। ये सभी वैश्विक स्तर पर हथियारों को होड़ को रोकने के लिए, परमाणु हथियारों की संख्या में कटौती करने के लिए की हुई संधियां हैं। इन संधियों को किन किन देशों ने आपस में समन्वित किया था, किन किन देशों ने इसमें एक तरह से वैश्विक संधि के रूप में अपना योगदान दिया है, ये कितना सफल रहा, आज की परिस्थिति में किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका रही है, क्या वो वैश्विक संधियों को बनाए रखने में कामयाब रहा, ये सब हमारा यूनिट 2 का पार्ट होगा। इंग्लिश ट्रांसलेशन, यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्किंग, डिसआर्ममेंट, एनपीटी, साल्ट, स्टार्ट, INF एंड CTBT, ये आप देख सकते हैं। हम यूनिट 3 की तरफ चलेंगे। यूनिट 3 में हमें पढ़ना है संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति कैसी है, उसकी विदेश नीति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। जनवादी गणराज्य चीन और रूस, इन देशों के सामने क्या उद्देश्य हैं, किस तरह की इनकी विदेश नीति डील करती है और चुनौतियां क्या क्या हैं, ये हमें यूनिट 3 में पढ़ना है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड रशिया, देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रॉब्लम्स, ये यूनिट 3 के अंदर है। फिर हम यूनिट 4 की तरफ चलेंगे सेकंड पार्ट में, सेकंड पेपर में। तो हमें स्पेशली इस इकाई के अंदर पढ़ना है भारत की विदेश नीति, उद्देश्य और निर्धारक तत्व। साथ में पढ़ना है भारत की जो एक अटैच गुट निरपेक्षता की नीति सामने आई थी उस जमाने में 1945 के बाद, वो हमें इसमें पढ़नी है। फिर नए अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों के लिए भारत की प्रतिक्रिया क्या क्या रही है, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों के साथ भारत ने अपने आप को ढाला है, ये हमें पढ़ना है। और 1968 के बाद भारत की परमाणु नीति किस प्रकार से संचालित है, ये इकाई 4 का हमारा टॉपिक होगा जो हमें इकाई 4 में पढ़ना है।
इंग्लिश ट्रांसलेशन एक बार फिर आप लोगों के सामने है, अगर कोई अंग्रेजी में भी इसे समझना चाहे, बताना चाहे तो। यूनिट 4, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमिनेंट्स, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, रेस्पॉन्सेज टू न्यू इंटरनेशनल चेंजेस एंड न्यूक्लियर पॉलिसी आफ्टर 1968। ये इकाई 4 है जो हमें थर्ड ईयर में सेकंड पेपर में पढ़नी है। अब हम चलेंगे इकाई 5 की तरफ। इकाई 5 की तरफ अगर हम चलते हैं तो जो हमारे आखिरी पार्ट है उसमें भारत और यूएन, चीन, पाकिस्तान और सार्क, भारतीय विदेश नीति की समीक्षा, ये है इकाई 5। हमारी जो अंतिम इकाई होगी, भारत और यूएन अर्थात भारत और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके मध्य किस प्रकार का कोलैबोरेशन इन सालों में देखा गया है। चीन, पाकिस्तान, ये दोनों वेल नोन नेम है, हम सब जानते हैं, हमारे पड़ोसी हैं, और हमारा एक पहले संगठन बना हुआ है कुछ सालों से जिसको हम सार्क के नाम से जानते हैं। तो चीन और पाकिस्तान के साथ साथ सार्क को लेकर के भारत का किस प्रकार का समन्वय पिछले कुछ सालों में रहा है, सार्क कितना सफल रहा है, और चीन और पाकिस्तान के चलते सार्क की जो विभिन्न बैठकें हैं, जो विभिन्न उसके उद्देश्य हैं, वो कितने प्रभावित रहे हैं, स्थिर हैं, ये सब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। और अंतिम है भारतीय विदेश नीति की समीक्षा। इस पार्ट में हमें भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है और समझना है कि जो विदेश नीति भारत की आज़ादी के समय थी वो और अभी सन 2000 के बाद की अगर हम बात करें तो उसमें क्या बड़ा बदलाव आया है, पहले की विदेश नीति और अभी की विदेश नीति को किस तरह से हमें समझने की जरूरत है, क्या व्यापक बदलाव किए जाने चाहिए थे, क्या वो बदलाव हुए हैं या अभी भी बदलाव करने शेष है, या हमारी जो विदेश नीति रही है उसके प्रमुख घटक कौन कौन से, ये हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है, सेकंड प्रश्न पत्र जो था उसके सारे पार्ट हैं और ये हमें पढ़ने रहेंगे। इस तरह से हमारा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर थर्ड ईयर में हमें पढ़ना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। अभी मैं आपसे पूछूंगा भी सही कि कोई चीज़ जो सुनाई नहीं दी हो या समझ में नहीं आई हो तो उस पर बात फिर से कर लेंगे। अब सेकंड ईयर, इस थर्ड ईयर का जो सेकंड पार्ट है इसके लिए कुछ रीडिंग्स हैं। रीडिंग्स का मतलब होता है संदर्भ पुस्तकें, वो हमें पढ़नी है अगर आपको इनसे जुड़े पार्ट पर और डिटेल समझना है। तो डब्ल्यू फ्रीडमैन की बुक है इंग्लिश में, एन इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स। फिर DC गुप्ता जी हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर केसवानी साहब है, इंटरनेशनल रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स सिंस 1990। हिंदी में मदन गोपाल के अंतर्राष्ट्रीय संबंध बुक का नाम है। पुखराज जैन वेल नोन नेम है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। डॉक्टर BL फड़िया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और डॉक्टर कुलदीप फड़िया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये कुछ बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं थर्ड ईयर के सेकंड पेपर के रेफरेंस के रूप में। ये हमारा सिलेबस है। सर बताएं। यूनिट 2 का वापस बताओ, फर्स्ट पेपर का यूनिट 2। फर्स्ट पेपर का फर्स्ट पेपर यूनिट 2 है ना। चलिए जी। मैं चलता हूँ उस तरफ आप लेकर के। ये पहले पेपर की यूनिट 2 देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर। जी सर जी। सन थॉमस एक्विनास और मैकियावेली, ये दो बड़े फेमस पाश्चात्य थिंकर हैं, दार्शनिक थिंकर हैं, जिनको हमें पढ़ना है। बताइए इसमें आपको क्या समझना है। नहीं सर, बस वो देखना था नाम वगैरह। अच्छा, ये आप लोगों के लिए बाद में भी अवेलेबल रहेगा पूरा की पूरा। आप इसको नोट भी करना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा, उसको नोट भी करा दूंगा। चूंकि पहला दिन था, इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो केवल मैंने आप लोगों को बताया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आई होप कि आप लोगों को याद रहे होंगे दोनों प्रश्न पत्र। पहले पेपर का नाम है हमारा पाश्चात्य राजनीतिक विचारक या थिंकर्स, आप जिस भी नाम से इन्हें समझना चाहें। और दूसरा है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन। पहले वाले में हमें पश्चिमी दुनिया के वो महान विद्वान पढ़ने हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान शब्द को आज यहाँ तक पहुंचाया है। उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनके जीवन काल की सारी घटनाएं जिनसे वो बहुत ज्यादा प्रभावित रहे, और उन्हीं का परिणाम है कि आज हम राजनीति विज्ञान को इस रूप में देख पा रहे हैं। ऐसे कैसे हमारे यहाँ इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स भी हैं जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े थे।
बट जिससे पढ़ाई का सीक्वेंस होता है, ग्रेजुएशन में हमें पहले अपने स्तर पे पढ़ाया जाता है, स्थानीय स्तर का बताया जाता है, फिर आपको वैश्विक स्तर का बताया जाता है। तो सिलेबस के अंतिम क्रम में हमें अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जितने विचारक रहे हैं उनको हमें समझना है, उसमें जो सबसे ज्यादा मेन भूमिका वाले रहे हैं उनको हमें समझना है, और इसके साथ ही आपका ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाएगा। और किसी का कोई सवाल? नहीं। मैं एक बार फिर से आपके लिए डिस्प्ले कर देता हूं इसे। देखिए दोनों पेपर हैं, प्रमुख पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पहला पेपर और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो दूसरा पेपर है। फिर इसकी हमने यूनिट पढ़ी थी, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। थर्ड ईयर का सिलेबस हम लोग देख रहे हैं, और यूनिट फर्स्ट जैसा कि मैंने आपको बताया था प्लेटो पढ़ना है हमें, फिर हमें अरस्तु पढ़ना है, इसके बाद में हमें यूनिट 2 के अंदर संत थॉमस एक्विनास पढ़ना है, फिर मैकियावेली को पढ़ना है, फिर यूनिट 3 के अंदर अगर हम आते हैं तो हमें आदर्शवाद पढ़ना है, व्यक्तिवाद पढ़ना है। देन यूनिट 4 के अंदर अगर हम आते हैं तो उसमें अराजकतावाद है हमारा टॉपिक, फिर फांसीवाद है, और इसी तरह से यूनिट 5 के अंदर जब हम आएंगे तो हमें प्रश्न पत्र प्रथम के अंतिम यूनिट के रूप में समाजवाद पढ़ना है और राष्ट्रवाद पढ़ना है। मैंने आप लोगों को इसकी जो रीडिंग्स है सपोर्टिव वो भी बता दी थी। इसके अलावा भी जो हमें बाजार में उपलब्ध पुस्तकें अच्छी रेफरेंस बुक्स है वो पढ़ने में मदद कर सकती है, जरूरी नहीं कि हम ये लें। फिर सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसका नाम था, उस बुक के अंदर हमें क्रमशः जो पार्ट पढ़ने थे इकाई 1 के अंदर मैंने बताया 1945 के बाद से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या बड़े बदलाव आए हैं, उनके विकास को, उस विकास को हमें समझना है, शीत युद्ध को समझना है, दितान, फिर जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसको समझना है। इस 1945 के बाद में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे नया इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट देखने को मिला उसे हमें समझना है। जो सारे डायलॉग्स हैं नॉर्थ एंड साउथ डायलॉग्स हैं वो पढ़ने हैं, और यूरोपियन यूनियन को हमें पढ़ना है। देन सेकंड यूनिट में जब हम आए थे तो हमें संयुक्त राष्ट्र संघ का डिस्कशन करना है, प्रमुख वैश्विक संधियां पढ़नी है जिनको हम एनपीटी, साल्ट, स्टार्ट, आईनेप और सीटीबीटी के नाम से जानते हैं। यूनिट थर्ड में जब हम आए थे तो संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की विदेश नीति को समझना है, चीन और रूस की विदेश नीति को समझना है, और उनके उद्देश्य और चुनौतियों पर हमें फोकस करना है। यूनिट 4 पर जब हम आएंगे तो हमें स्पेशली भारत की विदेश नीति पढ़नी है, उसके उद्देश्य को समझना है और उसके निर्धारक तत्वों को समझना है। भारत की कूटनिरपेक्षता की जो नीति रही है वो किस तरह की रही है, उससे हमें क्या मिला ये हमें समझना है। इंटरनेशनल जो चेंजेस जितने हुए उस पर भारत का रोल कितना रहा है, और उससे भारत की जो विदेशिक नीति है उसमें क्या बदलाव देखने को मिला है, ये हमें इकाई 4 में पढ़ना है। और 1968 के बाद, जैसा मैंने पहले भी दोहराया था, 1968 के बाद भारत की परमाणु नीति में क्या बदलाव आया है। और यूनिट 5 सेकंड पेपर की अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें भारत और यूएन के साथ संबंध, चीन, पाकिस्तान और सार्क जो संगठन है उसके बारे में हमें पढ़ना है, भारतीय विदेश नीति की समीक्षा हमें करनी है यूनिट 5 में। तो इस तरह से हमारा ये सिलेबस है। रीडिंग्स एक बार फिर से आप लोगों के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जी।